नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है। आप मेरे चैनल पे जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके कुछ केसेस होते हैं जिसमें प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उन दोनों चीज़ों को मैंने इस दोनों कंपटीशन में समझाया हुआ है और आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस आउटपुट रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं और उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मनीष कुमार वर्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम कितनी कितनी प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके कुछ तीन नाम हैं, इसके कुछ तीन नाम या कह सकते हैं तीन पार्ट है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला पार्ट का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा है ओलिगोपोली और तीसरा है डिओपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत विचारधारा है। इसके कुल तीन भाग हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डिओपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एन इम्परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आज हम इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में समझेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओलिगोपोली क्या है और डिओपोली मॉडल क्या क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशंस के बारे में हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फाउंड इन द इंडस्ट्री वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर सेलिंग डिफरेंशिएट बाय क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो हमें केवल और केवल उद्योग जगत यानी कि इंडस्ट्री में मिलती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स को, लेकिन उससे भी पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा। तो इसके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के टोटल इस इम्परफेक्ट कंपटीशन के टोटल दो सब डिवीज़न हो सकते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा है ओलिगोपोली। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशंस आर कंपोजिट ऑफ बोथ परफेक्ट एंड मोनोपोली। मतलब ये जो मोनोपोलिस्टिक है, कुछ केसेस में, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशंस में हमको यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन दोनों की विशेषताएं हमको इसमें देखने को मिल जाती हैं। चैम्बरलिन महोदय ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कहा है कि ये एक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन का एक मिक्सचर है। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। अब हम समझ सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, इसके अंदर हमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दोनों के गुण हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कैसा मार्केट फॉर्म है जो कि हल्का सा परफेक्ट कंपटीशन है और हल्का सा कुछ सेंस में ये मोनोपोली कंपटीशन के तरह भी काम करता है। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए की प्रथा को ही हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो इसमें पहला फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। यहाँ पे बायर्स और सेलर की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की तुलना में, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे हिस्सों में सोल्ड की जाती हैं किसी भी एक सेलर के द्वारा। और वो कैसे सोल्ड की जा रही है, उसके अपने क्रिएटिविटी पे बेस्ड है कि वो किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहा है। और जो काम वो करता है, जो क्रिएटिविटी वो करता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसको प्राइस और आउटपुट पे भी उसको डायरेक्ट इफेक्ट आपको प्राइस और आउटपुट पे भी पड़ता है। और जैसे जैसे आपकी बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपकी बायर के द्वारा डिमांड बढ़ती जाएगी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के बारे में। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सेलर है वो किसी भी प्रकार का गुड्स के प्राइस पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर प्रोडक्ट जो कि मार्केट में बेचा जा रहा है वो दूसरे भी शॉप में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उन दोनों में आपको कभी भी 100% सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको हल्का फुल्का डिफरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अब वो डिफरेंस किस प्रकार के आपको देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं, तो वो डिफरेंस आपको उसकी क्वालिटी में देखने को मिलेंगे, कलर को देखने के मिलेंगे, और या फिर आपको ब्रांड के उस किस ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहा है उस ब्रांड के नेम पे आपको कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म।
यहाँ पे कोई भी एक इंडस्ट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसे देखकर दूसरी फर्म्स जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और इस कंपटीशन में इंटर हो जाती हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो रहती है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है जिसके कारण उससे प्रॉफिट होता है, लेकिन जो फर्म्स रहती है वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती तो उसे लंबे रन में उसे लॉस उठाना पड़ जाता है और वो अपना एग्ज़िट वहाँ से उस मार्केट से कर लेती है और किसी दूसरे उद्योग जगत में एंट्री कर लेती है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी फर्म्स के ऊपर नहीं लगाया गया है। फोर्थ है हमारा सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे हर फर्म जो रहता है वो अपना एडवर्टीज़मेंट को बढ़ाता है, अपने सेल को बढ़ाने के लिए अपने एडवर्टीज़मेंट्स को बढ़ाता है, क्योंकि अगर एडवर्टीज़मेंट बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और कोई भी फर्म अगर एडवर्टीज़मेंट अपना घटा रहा है तो उसकी डिमांड निश्चित रूप से कम हो जाएगी, जिसके कारण उसके सेलिंग कॉस्ट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा इम्परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट जो कि एक दूसरे से सिमिलर है, इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट प्राइस जो रहता है वो हमें लेना पड़ता है कस्टमर्स के द्वारा। एक समय पे हमको अलग अलग प्राइस देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, समांतर हैं और किसी भी एक प्रोडक्ट की हमें एक ही अलग अलग प्राइस हमें देखने को एक समय पे देखने को मिल सकती हैं। ये पॉसिबल है इस कंपटीशन में। इसीलिए यहाँ पे करेंट और प्रेजेंट प्राइस मतलब कि प्रेजेंट प्राइस जो चल रही है, जो आपकी करेंट प्राइस जो चल रही है किसी प्रोडक्ट की, वो हमें पता नहीं चल पाती, क्योंकि वो बायर और सेलर दोनों को भी नहीं पता रहता कि प्राइस क्या होने वाली है। तो दोनों में से कोई भी, बायर और सेलर दोनों में से कोई भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में अवेयर नहीं रहता, तो दोनों को इम्परफेक्ट नॉलेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। शॉर्ट पीरियड के केस में ये पॉसिबल है कि कोई भी फर्म जो रहती है वो प्रॉफिट कमा सकती है और नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है और कभी कभार उस फर्म को लॉस भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट, स्वतंत्र आप आ सकते हैं इस कंपटीशन में, स्वतंत्र होकर यहाँ से जा सकते हैं, फ्री है, तो क्योंकि ये फीचर यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में इन्वॉल्व है, तो लॉन्ग रन में एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस फीचर्स के कारण एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का ना प्रॉफिट होता है ना किसी भी प्रकार का लॉस होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन यहाँ पे राइज हो जाता है, यानी कि जनरल प्रॉफिट यहाँ का सिचुएशन राइज हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। तो ये कुछ फीचर्स थे, हमको यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम चलते हैं अपने प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट पीरियड। किस प्रकार से मूल्य और उत्पादन का निर्धारण किया जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है। शॉर्ट पीरियड समय की वह अवधि होती है जिसमें फर्म्स जो रहती है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस करती है जब उसका डिमांड चेंज होता रहता है। अपने प्रोडक्ट के प्राइस में वो चेंजेस कर देती है जब उसका डिमांड जो रहता है वो चेंज होता रहता है। और डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय द फर्म एट डेफिनेट पीरियड। डिमांड जो रहता है वो फर्म के द्वारा इंक्रीज भी किया जा सकता है एक निश्चित समय के लिए। फर्म जो रहती है उसे प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस होता है शॉर्ट पीरियड में। लेकिन जब लॉन्ग पीरियड में जाती है तो उससे किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, ये भी हम आगे आने वाले समय में इसे समझेंगे। कोई भी फर्म हमेशा और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी फर्म या तो प्रॉफिट में रहना पसंद करेगी या तो इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करेगी, साम्य पे रहना पसंद करेगी। सो इट डज नॉट चेंज। जब वो इक्विलिब्रियम में तो वो किसी भी प्रकार का अपने प्राइस में चेंजेस लाना नहीं चाहेगी। ये कुछ बातें हैं, कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। तो अब हम चलते हैं कि कब कब फर्म को प्रॉफिट होता है, कब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। तो प्रॉफिट के केस को समझने के लिए हमको ये डायग्राम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरा AR है, एवरेज रेवेन्यू है, वो इस एवरेज कॉस्ट के बराबर बड़ा है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट की सिचुएशंस है। यहाँ पे दे आर डिफरेंट बट इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली एज कम्पेयर टू दिस हेयर इज़ हाईली इलास्टिक। यानी कि जो यहाँ पे डिमांड कर्व हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो अलग अलग है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में हम देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिसिटी हमको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे PT यानी कि PT ये जो है ये प्राइस है, तो PT जो है वो OQ के बराबर है। PT जो है वो है OQ के बराबर। और SAC यानी कि शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ये जो है ये हमको यहाँ पे पॉइंट C बिंदु पे ऐसे काट रही है, जो है ये पॉइंट C बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी आ रही है QC के बराबर। QC के बराबर हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। हम कह सकते हैं कि OS के बराबर हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिल रही है। और जब हम इसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो हमको जो प्राइस मार्केट में मिल रही है वो हमको मिल रही है OP के बराबर।
ओ पी के बराबर, तो हमको यहाँ पे हम कह सकते हैं क्यू टी के बराबर। तो जब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं तो मेरी प्राइस आ रही कॉस्ट आ रही है कि ओ एस के बराबर, बेच रहे हैं तो ओ पी के बराबर, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो हो जा रहा है मेरा पी, एक सेकेंड, मेरा जो प्रॉफिट है वो हो रहा है पी एस टी सी के बराबर। ये हिस्सा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है। तो ये था प्रॉफिट इन शॉर्ट पीरियड। जितना ज़्यादा आपको ये गैप, जितना ज़्यादा गैप हमको यहाँ पे मिलेगा वो उतना ज़्यादा हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और जितना छोटा गैप हमको यहाँ पे मिलेगा उतना उतना हमारा कम लॉस होगा। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब हम चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की ओर। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि साम्य की स्थिति, इक्विलिब्रियम भी हम इसे कह सकते हैं कि वे कब होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हमारी E1 पे है। E1 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फर्म जब अपना OQ1 की मात्रा का प्रोडक्शन कर रही है तो उसे कॉस्ट जो है वो आ रही है Q1 E1 के बराबर। उसे जो कॉस्ट आ रही है OQ1 के बराबर। तो ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, और जब उसे मार्केट में हम लोग सेल कर रहे हैं तो भी हमारी जो प्राइस हमको मिल रही है वो भी मिल रही है मेरी Q1 E1 के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेरी प्राइस हमें यहाँ पे मिल रही है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है, वो एक दूसरे के बराबर है। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशंस यहाँ पे राइज हो जा रही है। इक्विलिब्रियम वही पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होती है? इक्विलिब्रियम हमारी वही पोजीशन होती है जिस बिंदु पे SMC काटती है। SMC जहाँ पे काटेगी वो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस होगी। इस केस में हमको यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम अपने लॉस की ओर। लॉस इन शॉर्ट पीरियड मतलब कि अल्पकाल को हम, जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट पीरियड में हमें लॉस भी हो सकता है। तो लॉस का मतलब यही हो गया कि जब AC जो है यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से बड़ा हो, तो ये हमारा लॉस दिखाता है। यानी कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से बड़ा हो तो वो हमारा लॉस दिखाता है। यहाँ पे भी मैंने OY पे मैंने रेवेन्यू और यानी कि कॉस्ट को शो किया है, और OX पे मैंने आपको प्रोडक्शन को यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OQ2 ये जो है ये पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि Q2C2 या OS2 यानी कि Q2C2 या फिर कह सकते हैं OS2, ये दोनों हमारी जो है यहाँ पे है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इतना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जब हम मार्केट में गुड्स को बेचते हैं तो हमको प्राइस कितनी मिल रही है? हमको प्राइस मिल रही है Q2T2 या कह सकते हैं OP2 के बराबर हमको प्राइस मिल रही है। तो रेवेन्यू अब इतना ज़्यादा कर रहे हैं और प्राइस हमको इतनी कम ही मिल रही है। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें वो दिखाता है कि ये मेरे लॉस हो रहा है। तो लॉस, मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा है? S2 P2 T2 और C2 के बराबर हमको यहाँ पे टोटल लॉस हो रहा है। कब? जब हम OQ2 के बराबर प्रोडक्शन को अपने कर रहे हैं। अब हमको एक बात यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे जो ये T2 पॉइंट है, यहाँ पे हमको फर्म्स की जो प्राइस मिल रही है वो हमेशा हमेशा एवरेज कॉस्ट के बराबर ABC के बराबर है। इसीलिए जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन लॉस में भी कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन भविष्य में उसे ऐसी ही कंडीशंस हमें उसे मिलेगी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि दीज कंडीशन आर इन फेवरेबल वन, मतलब कि वो लॉस होने के बाद भी वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये T2 पोजीशन हमको यहाँ पे मिल रही है जो कि एवरेज को ABC हमें दिखा रही है। तो यहाँ पे भी हमको ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। प्रोडक्शन वो अपना यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो कि है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में होता है, लॉन्ग पीरियड समय की वह अवधि होती है जिसमें एक प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक किसी भी अपने मन से कितना भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस लाना चाहे वो ले आ सकता है। फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। ये चीज़ें ये फैक्टर्स के रूप में काम करती हैं। तो एक प्रोड्यूसर अपने भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस में किसी भी प्रकार का चेंजेस वो लॉन्ग पीरियड में ले आ सकता है। तो व्हेन ही गेट टू नो दैट डिमांड इज़ गोइंग टू इंक्रीज, जब उसे पता चलता है कि डिमांड बढ़ने वाली है तो वो अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब कि उत्पादन के साधनों में वो वृद्धि कर देता है। और लॉन्ग रन पे जब उसे पता चलता है कि डिमांड कम होने वाली है तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से उसे छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में जब प्रॉफिट हमारा बढ़ता है तो किसी भी प्रकार की फर्म्स हमारे अंदर उस कंपटीशन में एंट्री उसकी होनी बढ़ जाती है, और जो छोटी फर्म है वो अपना एक्सपेंशन करने लगती हैं। इससे क्या होता है कि जो सप्लाई जो रहती है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है और जो डिमांड जो रहती है वो काफ़ी मात्रा में घट जाती है, जिसके कारण जो प्राइस रहती है वो कम होने लगती है। और दूसरी ओर जब हमारे यहाँ पे इस केसेस में लॉस होने लगता है तो किसी भी प्रकार की फर्म्स की एंट्री, नए फर्म्स की एंट्री यहाँ पे नहीं होती, और जो पुरानी फर्म्स रहती हैं वो अपना एक्सपेंशन को भी
कम कर देती हैं, अपने 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 आकार को भी घटा देती हैं और सप्लाई को भी कम कर देती हैं, और डिमांड जो रहती है वो भी कम हो जाती है, लेकिन प्राइस जो रहती है उसके कारण बढ़ जाती है। तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही उठाना पड़ता है, और नॉर्मल प्रॉफिट के कंडीशंस में फर्म इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगी जब LAC इज इक्वल टू LMC होगा, यानी कि लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो वहीं पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी। जब LMC लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट LMR को, लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटती है, तो जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं उसी पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि फर्म को अपना इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बिकॉज इन इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ LAR, मतलब इक्विलिब्रियम में लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू जो रहती है वो हमेशा हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के सेम रेट, जितना कॉस्ट आता है लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू का उसी रेट पे हम प्राइस भी लोगों से चार्ज करते हैं, यानी कि LAR जो रहता है वो प्राइस के बराबर हो जाता है। तो इस केसेस में हमें फर्म्स को हमेशा और हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का चेंजेस, कुछ की पॉइंट्स हमको यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि लॉन्ग पीरियड में फर्म जो रहता है किसी भी प्रकार का अपना चेंजेस अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, श्रम, संगठन, साहस, भूमि, भवन, पूंजी में किसी भी प्रकार का चेंजेस कर सकता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें में अपना चेंजेस कर सकता है। शॉर्ट पीरियड में हमने देखा कि कब कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, और लॉन्ग पीरियड में हम देखेंगे केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही यहाँ पे हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट में फर्म्स को हमेशा इक्विलिब्रियम में आ जाता है जब दो कंडीशन हमको यहाँ पे फुलफिल करनी होती है। वो दो कंडीशन मैंने कि आपको बता ही दिया कि जब कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, तो ये दो कंडीशन हमको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ओवरऑल हमको बस इतना समझना है कि लॉन्ग रन में एक फर्म को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमेशा और हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट का ही सामना करना पड़ जाता है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये था मेरा डायग्राम। यहाँ पे भी मैंने OX पे मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया है, ये मेरा आउटपुट है, और ये OY पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट हमको यहाँ पे शो हो रहा है। इस डायग्राम में हम देखें तो E पॉइंट पे हमको यहाँ पे MR और MC यानी कि ये MR है और ये LMC, MR और MC एक दूसरे के बराबर हैं। MC जो है ये MC इसको नीचे से काट रहा है, तो ये दो केसेस हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, तो यही मेरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। PT यानी कि ये PT ये हमारी प्राइस है, OQ ये हमारी प्रोडक्शन है, और प्राइस जो है मेरी OP या फिर कह सकते हैं QT के बराबर है। तो LAC जहाँ पे LAR को T पे टच कर रहा है, आप देख सकते हैं LAC ये LAR को ये वाली लाइन को LAR, फिर से बता देता हूँ, ये LAC है, ये LAR है, यहाँ पे ये इसे T पॉइंट पे टच कर रहा है। LAC टचेस LAR एट T पॉइंट। तो कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड में फर्म को एवरेज रेवेन्यू जो पर यूनिट प्राप्त हो रहा है वो हमें मिल रहा है OP के बराबर। फर्म को एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है ये OP के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा है, OP के बराबर मिल रहा है। और जो प्राइस हमें यहाँ पे मिल रही है वो हमको मिल रही है QT के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब ये बराबर हैं तो यहाँ पे इस केस में ना हमको प्रॉफिट हो रहा है, ना ही हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है। मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस और नॉर्मल प्रॉफिट का केस है, मतलब फर्म जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम महसूस कर रही है। लॉन्ग पीरियड में फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति को इंजॉय कर रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है एक्सेस कैपेसिटी अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक्सेस कैपेसिटी अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है, परफेक्ट कंपटीशन में मिनिमम पॉइंट गोज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट जो है परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वही होता है, जिसके कारण जो रहता है फर्म उससे अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाती, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाती। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ये देखते हैं कि जो मिनिमम पॉइंट है वो हमारा जहाँ पे LAC नीचे से काटता है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर होता है तो फर्म की जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घट जाएगी, और जिसको हम लोग फर्म्स की अच्छी कैपेबिलिटी के सिंबल के रूप में उसे हम समझते हैं, यानी कि अतिरिक्त क्षमता के रूप में उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि LAC कर्व जो है वो उसे नीचे से काट रही है। बिलो LAC कर्व इज बिलो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, विच मीन्स इफ प्रोडक्शन इज डन ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट,
यानी कि इफ़ प्रोडक्शन इज डन ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डन, सो एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म रिड्यूसेस मोर विच इज़ ट्रीटेड एज सिंबल ऑफ फर्म से मोर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है तो ये फर्म की एक्सेस कैपेसिटी को दर्शाता है, फर्म की अतिरिक्त क्षमता को दर्शाता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। मेन आपका जो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की केसेस थी जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देखी जाती है। तो ये था मेरा इम्परफेक्ट कंपटीशन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको डेली मिलती रहे। और वीडियो पे नए हैं तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही बर्निंग टॉपिक जिसका नाम है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किस प्रकार की अंतर होता है, ये जानना हमें बेहद ज़रूरी है। सो टिल द टाइम stay tuned with me and thanks for watching. Do like and share, subscribe my channel Manish Kumar on my important topics to get all the important updates at very first time. Thank you.